बहुत समय पहले की बात है। सुखपुर की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव चंदनपुर में रामू अपनी पत्नी सीता, बेटी गुड़िया और बूढ़ी माँ शांति के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। उस खेत के उपजे अनाज से रामू के परिवार का साल भर तक का गुजारा आसानी से हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह जब रामू अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसकी बेटी गुड़िया उसके पास दौड़ी दौड़ी आती है। पापा पापा, जल्दी घर चलो। दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर रामू बहुत घबरा जाता है और गुड़िया के साथ घर की तरफ दौड़ता है। वह घर जाकर देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रामू बहुत घबरा जाता है और जल्दी जल्दी उसे अस्पताल लेकर जाता है। सर, आपकी माँ को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। लेकिन हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो इन्हें रोजाना दी जाएगी तो थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है। लेकिन वो दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। डॉक्टर की यह बातें सुनकर रामू बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे कि वह उन दवाइयों को खरीद सके। रामू के पास कोई विकल्प नहीं था, तो वह अपनी जमीन का अधिकांश हिस्सा बेच देता है और कुछ पैसे वह सेठ हीरालाल से ब्याज पर लेता है। शांति के महंगे इलाज और महंगी दवाइयां होने के कारण रामू की लगभग सारी जमीन धीरे धीरे करके बिक गई थी और अब रामू के पास खेती करने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। अब रामू के हालात पहले से भी दयनीय हो गए थी। अब उससे अपने परिवार का गुजारा चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस छोटे से खेत के टुकड़े में इतना भी अनाज नहीं हो पाता था कि घर के लिए खाने लायक अनाज बचाकर उस सेठ हीरालाल का कर्ज चुका सके। एक दिन सेठ रामू को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे ओ रामू, कर्ज लिए हुए तुम्हें बहुत दिन हो चुके हैं। वापस कब चुकाएगा? सेठ जी, आपको तो मेरी हालत के बारे में पता ही है। अरे, तेरा तो ये रोज का रोना धोना है। मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? मुझे नहीं पता। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही खेतों से फसल काट कर उससे जो पैसों की बचत होगी उसको मैं आपको देने का कोशिश करूंगा। अभी तो मेरे पास इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो आपको कहाँ से दूं मैं? ऐसा कहकर रामू रोने लगता है। रामू को रोता देख सेठ गुस्से में बोलता है, ओए सुन रामू, ये मगरमच्छ के झूठे आंसू दिखाना बंद कर। अरे बहुत देखे मैंने तेरे जैसे। पहले तो मुंह उठा के पैसा मांगने आ जाते हैं और जब वापस देने की बारी आती है तब रोने का दिखावा करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर 1 महीने में तुमने मेरा पूरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर और जो बची खुची जमीन है वो सब छीन लूंगा। थोड़ा तो रहम करो मालिक। अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम कहाँ रहेंगे? एक घर ही तो है हमारे पास, जिसमें मेरी बीमार बूढ़ी माँ और एक छोटी बेटी है। सर्दियां शुरू होने वाली हैं। अगर घर ही हमारे पास नहीं रहेगा तो मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? आप ही तो हमारे अन्नदाता हो मालिक। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। ऐसा कहकर रामलाल सेठ किरोड़ीमल के चरणों में गिर जाता है। रहम करो मालिक, थोड़ा रहम करो। सुन रामू, अब तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर। समझा? जिस दिन सारे पैसे दे देगा उस दिन बात करना मुझसे। चल निकल अब यहां से। इतना कहकर सेठ हीरालाल रामू को धक्का मारकर उसे अपने घर से बाहर कर देता है। बेचारा रामू बिना कुछ बोले दुखी मन से वहां से चला जाता है। उसका मन अंदर से बहुत डर गया था। वह सोच रहा था कि अगर सेठ मेरी जमीन और घर ले लेगा तो सर्दियों में मैं अपनी बूढ़ी बीमार माँ, पत्नी और छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? ये सोचते सोचते रामू घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी और बेटी घर के आंगन में बैठे उसका इंतजार कर रही थी। अपनी बेटी को अपनी तरफ आता देखकर रामू अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेता है। पापा आ गए, पापा आ गए। माँ देखो ना, पिताजी घर आ गए। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज अपनी सहेली के पास खेलने नहीं गई क्या? बस पापा, जा ही रही हूँ। आपको देखा तो रुक गई थी। पापा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं और अब तो सर्दियां भी आने वाली है। आप इस बार सर्दियों में मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। गुड़िया की यह बातें सुनकर
रामू डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो। इस साल सर्दियों में मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा। सीता अपने पति रामू को अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए देख लेती है और वह समझ जाती है कि पक्का सेठ नहीं माना है। वह गुड़िया को वहां से जाने को कहती है। अरे गुड़िया, पापा अभी थक कर आए हैं, जाओ अपनी सहेलियों के साथ खेलो। वह कब से तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है पापा, मैं खेल कर आती हूँ। गुड़िया वहां से चली जाती है। गुड़िया को वहां से जाते ही सीता अपने पति से पूछती है, अजी क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं भाग्यवान, वह सेठ हीरालाल कर्ज के पैसे मांग रहा था। बोल रहा था कि अगर 1 महीने में हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वह हमसे हमारा घर और जमीन छीन लेगा। और सीता, देखो सर्दियां भी आने ही वाली हैं। अगर सेठ हमसे हमारा घर और जमीन छीन लेगा तो हम इन सर्दियों में कहाँ जाएंगे। ऐसा कहते कहते रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर सीता रामू की पीठ थपथपाते हुए कहती है, अजी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज तक हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान हम पर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। देखना, कोई ना कोई तो हल निकल ही जाएगा। रामू और उसकी पत्नी की सब बातें अंदर चारपाई पर लेटी उसकी बीमार माँ सुन लेती है और वह रामलाल को अंदर बुलाती है। रामू, ओ बेटा रामू, जरा इधर तो आ। अपनी माँ शांति की आवाज सुनकर रामू उसके पास जाता है। क्या हुआ माँ? यहाँ आ बेटा, मेरे पास बैठ। रामू अपनी माँ शांति के पास बैठ जाता है। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरा तो समय आ गया है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। अरे माँ, ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू अब मेरी दवाइयों पर जो खर्च करता है ना बेटा, अब वह मत कर। तू अपना कर्ज उतार और अपना यह घर और ज़मीन बचा ले देकर। अब यह थोड़ी सी ज़मीन और यह घर ही तो बचा है तुम्हारे पास। अगर यह सब भी तुम्हारे हाथ से चला गया तो आगे क्या होगा तुम लोगों का। रामू चुपचाप सिर झुकाए अपनी माँ की बातें सुन रहा था। माँ, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अभी मेरे पास 1 महीने का समय है ना, तू देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। चल माँ, अब तू ज्यादा बात मत कर, सो जा, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। ऐसा कहकर रामू भी सोने चला जाता है। सुबह उठते ही रामू अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, अभी फसल तैयार होने में कुछ समय बाकी है और सर्दियां भी अभी आने ही वाली हैं। तो क्यों ना इतने दिन मैं कुछ काम धंधा कर लूं, जिससे कि सेठ का कुछ कर्ज भी चुकता हो जाएगा और सर्दियों के लिए कंबल वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है जी, मैं भी यही बोलने वाली थी आपको कि कुछ काम धंधा कीजिए। घर की मरम्मत भी करवानी है। दरवाजे, खिड़कियां और छत तो लगभग टूट ही चुके हैं। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूं। माँ को समय पर दवाइयां दे देना और गुड़िया का भी ख्याल रखना। इतना कहकर रामू घर से काम की तलाश में निकल पड़ता है। रामू पूरे चंदनपुर गांव में काम का पता करता है। आखिरकार शाम होते होते रामू को सेठ मालचंद के यहाँ मजदूरी का काम मिल जाता है। भगवान का शुक्र है, कोई तो काम मिला। रामू आज थोड़ा खुश था क्योंकि काम मिलने से उसके मन में एक उम्मीद की किरण जग गई थी, जिससे कि अब वह अपने घर और जमीन को उस सेठ से बचा लेगा। शाम हो चुकी थी और ऐसा सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। अजी आ गए आप, कोई काम मिला क्या। हाँ भाग्यवाल, गांव में वो सेठ मालचंद है ना, उसके यहाँ मजदूरी का काम मिला है। उन्होंने बोला है कि कल से काम पर आ जाना। अच्छा जी, सही है फिर तो। चलो अब आप खाना खा लो और आराम करो, बहुत थक गए होंगे। रामू खाना खाकर अपनी माँ के हालचाल पूछता है और फिर सोने चला जाता है। अगले दिन वह सेठ मालचंद के यहाँ काम पर चला जाता है और दिन भर वहां पर मजदूरी का काम करता है। इस प्रकार उसे काम करते करते लगभग 1 महीना होने को आया था। सर्दियों ने भी अपने पैर पसार लिए थे
और उधर उसकी फसल भी पूरी तरह से पककर तैयार हो गई थी। एक सुबह वह सेठ मालचंद के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, महीना भी पूरा होने ही वाला है। आप थोड़ी मजदूरी दे देते तो अच्छा होता। घर के लिए राशन का सामान और सर्दियों के कपड़े खरीदने थे। अरे रामू, कम से कम पूरा महीना तो होने देते। तुम पहले ही पैसे मांगने आ गए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब पूरा महीना हो जाए तब लेने आना। सेठ जी, कुछ कीजिए ना। घर में पैसों की बहुत जरूरत है। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और बीमार माँ के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। अरे बोला ना, तुमको एक बार में समझ नहीं आता क्या? पैसे नहीं है मतलब नहीं है। महीना पूरा होते ही मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। ये सेठ मालचंद तो उस किरोड़ीमल का भी बाप निकला। बेचारा रामू चुपचाप काम पर लग जाता है। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, शाम भी होने ही वाली थी। इस कड़कती ठंड में जैसे तैसे रामलाल ने अपना काम खत्म किया और फिर बेचारा दुखी मन से घर के लिए रवाना हो जाता है। रामू की पत्नी घर के आंगन में बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी। अजी, आज इतनी देरी क्यों कर दी आने में? और आपका मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे भाग्यवान, अब क्या ही बताओ। सेठ मालचंद से थोड़े पैसे मांगने गया था घर की जरूरतों के लिए, लेकिन वो तो गुस्से में मुझ पर ही चिल्ला रहे थे। बोल रहे थे कि 1 महीना तो पूरा होने दो, तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अजी, ये ऐसे लोग हमको ही क्यों मिलते हैं? लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आज खेत जाकर आई थी। हमारी फसल पककर पूरी तरह तैयार हो गई है। कल आप काम पर मत जाना, हम फसल की कटाई करेंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, लेकिन मजदूर को भी तो हक है ना। उसे पैसे समय पर मिलने चाहिए। किसी ने कहा है ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। लेकिन ये आजकल के सेठ लोग ये बात क्या ही समझेंगे। अजी, आप ठीक कहते हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो, रात होने वाली है। अब आप हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं, फिर सुबह फसल की कटाई करने भी तो जाना है। फिर वे खाना खाकर सो जाते हैं। रात के लगभग 2 बज रहे थे। अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। फिर बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज से रामू की आंख खुल जाती है। ये भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रही है। सर्दी तो पहले से ही अपना कहर ढा रही थी, अब ऊपर से ये बेमौसम बारिश है। रामू मन ही मन ये प्रार्थना किए जा रहा था कि कैसे भी ये बारिश रुक जाए। ये तेज बारिश लगातार 4-5 दिन से अपना कहर बरसा रही थी। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे और अब मंगलपुर में सर्दी पहले से 4 गुना बढ़ चुकी थी। देख रही हो भाग्यवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ जी, ऊपर वाला ही जाने ये कब रुकेगी। हमारी फसल का भी पता नहीं क्या हाल हो गया होगा। भगवान करे हमारी फसल सही सलामत हो। बारिश को कुछ कम होने दो भाग्यवान, फिर हम फसल देखने चलेंगे। शाम होते होते बारिश कुछ कम हो जाता है। फिर वे दोनों फसल को देखने खेत की ओर निकल पड़ते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनका पूरा खेत पानी से भर चुका है और फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। वे बेचारे इस मौसम की मार के आगे क्या ही कर सकते थे। दोनों दुखी मन से घर लौट आते हैं। सीता, अब मैं क्या करूं? कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचाऊं? और ऊपर से यह बेमौसम बारिश, जिससे अब तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और मां की भी हालत खराब होती जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं मां और तुम लोगों इस ठंड से कैसे बचाऊंगा। अपने परिवार को लेकर कहां जाऊंगा? रामू, ओ रामू, घर से बाहर निकल। क्या होगा अब रामू के साथ, जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2। और हाँ, हम पार्ट 2 जल्दी ही ला रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।